एक स्पेशल सीरीज सबसे खतरनाक जियोमेट्री को जो है वो बोल रहे हैं कि कट हो गई है। कोई बोलता नहीं है ओके, भी कटे शायद ना। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन नहीं जियोमेट्री को जो है नहीं, इनके में है ही नहीं। ठीक है, खतरनाक है, वो सिर्फ चाहता है बस थोड़ी ज्यादा जानना है अभी नहीं। ओके। तो देखो इधर ध्यान देना, कौन सा? ओके, शायद बोल रहे हैं नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन, कट करवा दिया आपको इसीलिए। ये एक्चुअली स्पेशल सीरीज के अंदर आता है। ठीक है, सीरीज भी नहीं है ना? नहीं, ओके चलो ठीक है। इधर ध्यान देना, एपीजीपी स्टार्ट करते हैं। अब हम एएमजीएम है। ओके, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले एपी, एपी स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स होती है A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये एक स्पेशल पैटर्न फॉलो करती है। और ये जो स्पेशल पैटर्न होता है ये क्या रहता है कि हर एक टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड होता है। वो जो फिक्स्ड नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी सीक्वेंस एपी में है या नहीं उसके लिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिया जाता है। क्लियर ये चीज? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, एक तो nth टर्म ऑफ एपी कैसे निकाला जाता है, और ये निकाला जाता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इस फॉर्मूले से। और दूसरा होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी कैसे निकाला जाता है, तो फॉर्मूला होता है n बाय टू अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इससे निकाला जाता है। क्लियर ये चीज? एक और फॉर्मूला होता है जब आपको n बाय टू a प्लस एल, जब आपको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होती है तब l जो होता है लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकाला जाता है। अब कुछ चीजें पूछूं, आंसर करना ट्रू और फॉल्स में। If each term of an AP is added with a fixed term, then the resulting sequence will be an AP. True or false? If each term of an AP is added with a fixed number, then the resulting sequence will form an AP. True or false? तो आंसर है ट्रू। अगर किसी भी एपी की हर एक टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी ही होगा। क्लियर ये चीज? अब अगर मान लो अगर किसी एपी की हर एक टर्म में एक फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई करें तो क्या वो एपी होगा? तो वो एपी होगा? नहीं। चलो चेक करते हैं। अगर मैं यहां पर नंबर लेता हूं 3, 5, 7, 9, 11, ये अभी एपी है? ये अभी एपी है? अभी इसमें कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई कर देते, 3 2 जा 6, 10, 14, 18, 22, तो क्या ये एपी है? हाँ ये अभी एपी है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? हाँ ये हर केसेस में होता है, तो भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो अगर किसी एपी की हर एक टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो, रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी ही होगा। समझ में आया ये चीज? ट्रू एंड फॉल्स में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं फंडामेंटल बताया। ओके अच्छा, अब ये बताओ कि अगर मान लो किसी एक एपी की हर एक टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं, फिक्स्ड नंबर 5 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और इनिशियली उसका कॉमन डिफरेंस 3 था, तो हर एक टर्म में 5 ऐड करने के बाद उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? क्या होगा? पहले मान लो कोई एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस 3 था, अगर उसकी हर एक टर्म में हम 5 ऐड कर दे रहे हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो एपी होगा, लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा?
सेम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आया ये चीज? ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? अगर हम किसी एपी के सारे टर्म्स में कोई भी नंबर ऐड करें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी होगा और उसका कॉमन डिफरेंस भी वही होगा जो पहले था, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और अगर माइनस करेंगे तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा कॉमन डिफरेंस में, पहले जो कॉमन डिफरेंस था अभी भी वो कॉमन डिफरेंस होगा। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा। जैसे कि यहां पर अभी कॉमन डिफरेंस क्या था? 2। हमने हर एक टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से। तो अब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 4 हो गया। समझ में आया ये चीज? तो ये सब एमसीक्यू में आ सकते हैं क्वेश्चन ट्रिकी। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? मान लो उसकी हर एक टर्म अगर 5 से मल्टीप्लाई होगी तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा पूछ रहा है, तो आप तुरंत आंसर कर सकते हो 10। पहले कॉमन डिफरेंस 2 था, हर एक टर्म 5 से मल्टीप्लाई हुई तो कॉमन डिफरेंस भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर ये चीज? ओके, तो ये सारी चीजें ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है ये? यस, ओके, यस सर। ओके। नेक्स्ट आते एएम। एएम स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज। ठीक है, मतलब हम कैसे निकालते हैं? अगर दो नंबर्स के बीच में एक नंबर ऐड करना है कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी हो, तो हम दोनों का एवरेज ले लेते हैं a प्लस बी बाय 2, तो ये उसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? ओके, तो ये एपी के कुछ कंसेप्ट है। जीपी के कंसेप्ट एक बार रिवाइज कराता हूं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जीपी ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी, जीपी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ, हाँ, मैं कराऊंगा वो फाइनाइट इनफाइनाइट वाला, रुक जाओ। वो ऐसे ही है, फिबोनाची सीक्वेंस। जीपी की फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 एंड सो ऑन। मान लो ये कोई सीक्वेंस है, ये जीपी में है या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियोज कॉमन होना चाहिए। मतलब A2 बाय A1 इज इक्वल्स टू A3 बाय A2 इज इक्वल्स टू A4 बाय A3। ये अगर सेम है तो हम उस सीक्वेंस को जीपी बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्लियर ये चीज? अब अगर किसी जीपी की आपको nth टर्म निकालनी an, तो फॉर्मूला क्या होता है? a r टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर? और अगर आपको किसी जीपी की सम ऑफ n टर्म्स निकालनी है sn, तो उसका फॉर्मूला क्या है? a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जब मॉड r ग्रेटर देन 1 होता है तब, और दूसरा होता है a 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r, जब मॉड r लेस देन 1 होता है तब। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला वैसे आप अप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। इनके बेसिस पे जो ट्रिकी क्वेश्चंस है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं जियोमेट्रिक मीन पे, मतलब कि जीएम। तो जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? सॉरी, कोई दो नंबर्स ए बी हैं, आपको उनका जियोमेट्रिक मीन निकालना है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट लेके क्या कर लोगे? रूट कर दोगे, जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा। क्लियर ये चीज? अब अगर मान लो कोई तीन टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है बी और थर्ड टर्म है सी। ठीक है, ए बी सी, ये तीनों टर्म्स अगर जीपी में है, ये तीनों टर्म्स अगर जीपी में है, तो सेकेंड टर्म का जो स्क्वायर होगा वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी। वो रेशियो से निकल जाता है। और बी जो होगा ए सी, बी जो होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट ए सी। मतलब बी जो है इनका क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। क्लियर ये चीज? और अगर मान लो ए बी सी ये तीनों टर्म्स एपी में है, ये तीनों टर्म्स अगर एपी में है, तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस सी, या b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ ये चीज? मतलब b क्या है? ac का ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन है। तो ये सारे की पॉइंट्स है जो कि इससे रिलेटेड है। अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं सीधे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। ठीक है, ठीक है, चलो। कौन सी एक्सरसाइज से करवाना है? ओके,
वो ऐसे ही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं। एनसीईआरटी की भी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बहुत ही इजी है, वो आराम से आप लोग कर लोगे। ओके, तो अभी मैं एपी की एक्सरसाइज आप लोगों को करवा रहा हूं, देखना पहले ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पहले हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द 10th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। 10th टर्म आपको लिखना है, फाइंड 10 टर्म, ये लिख लो, फाइंड 10th टर्म, 10th टर्म, ठीक है। सीक्वेंस आपको गिवन है, सीक्वेंस में लिख रहा हूं -3, -2 1/4 मिक्स फ्रैक्शन में है, कॉमा -1 1/2, कॉमा -3/4, कॉमा 0, ठीक है। आपको इसकी 10th टर्म निकालनी है। तो पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो फर्स्ट टर्म -3 एज इट इज, ये क्या बन जाएगा, कितना बनेगा ये, -9/4, यही होगा, ठीक है। नहीं, वो माइनस को छोड़ दे और उसके बाद सॉल्व कर और साइन को बाद में लगा, समझ में आई ये चीज? ओके, फिर उसके बाद वैसे ये कितना हो जाएगा, -3/2, क्लियर ये चीज। ये तो -3/4 का -3/4 और नेक्स्ट टर्म क्या है, 0, क्लियर ये। अब ये एपी है या जीपी है, तो उसके लिए हमको डिफरेंस या रेशियो चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, a2 माइनस a1 निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो सेकेंड टर्म यहाँ पर -9/4 -3, क्लियर ये चीज। तो फर्दर ये हो जाएगा -9/4 +3/1, एलसीएम क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -9, 4 3 12, 12 -9 मतलब क्या हो जाएगा 3/4। तो ये क्या है, a2 माइनस a1 की वैल्यू आई 3/4। अब हम निकालते हैं a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू -3/2 -9/4। तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/2 +9/4, यही होगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 4, तो 3 2 6 हो जाएगा, +9, तो ये भी कितना आएगा 3/4 आया, 3/4 ये भी। तो इससे पता चल गया ये जो सीक्वेंस है ये क्या फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों अलग आता तो हम जीपी के लिए चेक करते, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं बताएगा एपी है कि जीपी। अब इसमें कौन सी टर्म निकालनी है आपको, 10th टर्म निकालनी। इसमें हमको दो चीजें क्लियरली पता चल गई, ए मतलब की फर्स्ट टर्म जो कि -3 है, डी मतलब की कॉमन डिफरेंस जो कि 3/4 है। 10th टर्म a10 होगा a + 9d, क्लियर ये चीज, वो nth टर्म के फॉर्मूले से। तो a10 इज इक्वल्स टू a मतलब कि -3 + 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +9 3 27/4, एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 3 12 मतलब -12 + 27, और डिफरेंस कितना आ जाएगा 15/4। तो ये आएगा इसका 10th टर्म। समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन? ओके, हाँ, ओके, ठीक है। अब इसके बाद देखो, √3 √12, एक इसको लिख लो पहले, √3 √12 √27, √3 कॉमा √12 कॉमा √27, √3 कॉमा √12 कॉमा √27 कॉमा √48। ये जो सीक्वेंस बन रहा है एपी है कि जीपी है, क्या है? ये कैलकुलेटर वगैरह से नहीं निकलेगा, तुम लोग शॉर्टकट ट्रिक के चक्कर में फंसोगे। हाँ, अरे भाई, सर जीपी है ये, गलत जवाब।
अभी थोड़ी देर पहले तुमने बोला ये सब तो बन जाता है आसान आसान है, ये इसके जस्ट बाद अगला क्वेश्चन यही था। देखो इधर ध्यान दो, ये √3, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं ना, होता है ना 2√3। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3√3। इसको क्या लिख सकते हैं, 4√3। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या है ये, एपी या जीपी? एपी। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, √3। A2 माइनस A1 से निकल जाएगा ना √3। विप्लव समझ में नहीं आया क्या? आ गया? हाँ, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा इसमें। फिर आगे 10th टर्म ही पूछा है तो बना लोगे। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, विच टर्म, ये नोट करना, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव, is first negative term, which term of the sequence is the first negative term? तो ये आपको सीक्वेंस गिवन है, इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको बताना है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विच टर्म, विच टर्म मतलब पोजीशन बतानी उसकी, nth टर्म, n की वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हो ना? फर्स्ट टर्म ये है ना 20। कौन सा टर्म जो है, मतलब 10th 15th 17th 100th, कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा, ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर? तो ये 20 कितना हो जाएगा, 19 4 76 प्लस 1, तो 77/4। फिर इसको भी चेक करना, देख लो, 36 प्लस 1 मतलब 37/2। बाकी सबको मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इतने से पता चल जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी, 77/4 माइनस 20 कितना आएगा, -3/4 आएगा क्या, चेक करो तो, आएगा ना यही? मेरे ख्याल से एपी ही बनेगा, एपी बनेगा ना, हाँ एपी बनेगा। दूसरा तरीका ये है, देखो इसको भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो ना? तो ये कितना हो जाएगा, 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 74, 74/4 ऐसी होगा ना। तो डिफरेंस कितना आएगा, हाँ 3/4, -3/4 ही आएगा ना। ओके, -3/4। ओके, तो मतलब ये क्या है, एपी है, इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है, तो बताओ कैसे निकालेंगे? देखो ये पॉजिटिव से डिक्रीज होते हुए 0 तक जाएगा, हो सकता है 0 आए या वो स्किप हो जाए, वो उसको क्रॉस कर दे। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका nth टर्म क्या है, 0 है। समझ में आया ये चीज? अगर मान लो n इंटीजर है, मान लो n आया 10, ठीक है, तो 11th टर्म पहला नेगेटिव नंबर होगा। और अगर मान लो n पॉइंट में आ रहा है, तो उसके बाद वाला जो नेक्स्ट इंटीजर होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट an इज इक्वल्स टू 0, nth टर्म इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। क्लियर ये चीज? हाँ बोल। हाँ, अभी कुछ मत कर, मैं आके बताता हूँ। तो an की जगह पे आ गया 0, a की जगह पे क्या आ जाएगा 20 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे आ गया -3/4। क्लियर यहां तक? अब ये एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले तो हम। तो ये क्या हो जाएगा 80, समझ रहे ना, 4 इधर जाएगा 80 हो जाएगा। ये -3 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, -3n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्लियर यहां तक सबको? 4 तो एलसीएम लेके उधर गया, 0 हो गया। समझ में आया या कोई डाउट? फिर उसके बाद -3n इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3n। राइट साइड में क्या बनेगा, 83, जिससे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 83/3। 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, तो ये बच जाएगा 2 और 23, 3 7 जा 21,
और फिर 0.6 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। मतलब 28th टर्म जो है वो क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। और अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा होता कि विच टर्म इज द लास्ट पॉजिटिव टर्म, तो कौन सी टर्म होती, 27th टर्म। समझ में आया ये चीज? ओके। वो टर्म कौन सी है अगर ये पूछेगा तो हाँ, तो A28 निकालना होगा और वो होगा A+27D। समझ गए ये चीज? ओके। और अगर पूछा होता कि वेदर 0 इज अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस और नॉट, तो आपका आंसर क्या होता? नो, बिकॉज n इज नॉट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। 20.25 आ रहा है, t प्लस माइनस 20.25 मतलब माइनस 0.5 माइनस 1/4। -21/4। हाँ करेक्ट। ओके। फिर उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स के साथ मिला के एक क्वेश्चन दिया है, दू क्या क्वेश्चन? अरे ऐसा ही है, दो क्या क्वेश्चन? चलो दे देता हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 14 माइनस 9i, सीक्वेंस नोट करना, 14 माइनस 9i कॉमा, हाँ, 12 माइनस 8i कॉमा, रूट -1, 10 minus 7i and so on. So which term of this sequence is, first part है real, second part है purely imaginary। मतलब एक्चुअल में ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस में कौन सा टर्म प्योरली रियल होगा? प्योरली रियल का मतलब उसमें आई वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। और कौन सा टर्म प्योरली इमेजिनरी होगा, मतलब सिर्फ आई वाली टर्म आ रही है, रियल पार्ट नहीं। याद आया ना, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होता था? z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें इस पार्ट को हम बोलते हैं आरपी, रियल पार्ट, और इस पार्ट को हम बोलते हैं आईपी, इमेजिनरी पार्ट। तो कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसमें सिर्फ रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा? नहीं, एक साथ लेके करो। तो सबसे पहले ए मतलब कि फर्स्ट टर्म यहां पर आपको क्लियरली पता है वो क्या है, 14 माइनस 9i, ये है फर्स्ट टर्म आपकी, ये चीज क्लियर सबको? हम्म, पहले समझ ले फिर उसके बाद पूछना, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म क्लियर। अब डी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो डी कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1 से। तो यहाँ a2 कौन सा है, ये पूरा a2 है, और a1 कौन सा है, ये पूरा क्या है आपका a1। तो a2 मतलब कि 12 माइनस 8i माइनस a1 मतलब कि 14 माइनस 9i। क्या ये स्टेप क्लियर? तो डिफरेंस निकालेंगे तो 12 माइनस 14, डिफरेंस कितना आएगा रियल पार्ट का? -2। इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस कितना आएगा? +i। तो ये आएगा कॉमन डिफरेंस। क्या ये सबको समझ में आया? ठीक है, यही पूछ रहा था। हाँ ठीक है, क्लियर ये चीज सबको? ओके। अब इसके बाद आपको बोल रहा है कि कौन सा टर्म प्योरली रियल होगा, कौन सा टर्म? तो रियल पार्ट में मान लेते हैं हम nth टर्म जो है ए एन जो है वो प्योरली क्या है, रियल है। ठीक है, रियल है मतलब इसमें आई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है। क्लियर ये चीज? तो इसको हम ले लेते हैं x प्लस 0i, ऐसा ले लेते हैं। समझ में आई ये चीज? nth टर्म को हम x प्लस 0i लेते हैं, क्योंकि हम nth टर्म को क्या ले रहे हैं, प्योरली रियल ले रहे हैं, इस वजह से। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ an की जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस 0i इज इक्वल टू a मतलब कि फर्स्ट टर्म जो कि हमने यहां देख लिया क्या है, 14 माइनस 9i ब्रैकेट क्लोज प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो d की वैल्यू देखो हमने कितनी निकाली थी,
-2 प्लस आई, ये हमारी डी की वैल्यू थी। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? यस और नो कंफर्म करो। क्लियर ना? अब उसके बाद इधर लेफ्ट साइड को जैसा वैसी रहने दो, x प्लस 0i। इधर राइट साइड में ब्रैकेट ओपन होगा तो ये देखो क्या 14 माइनस 9i एज इट इज, ये कितना हो जाएगा -2n, ये क्या हो जाएगा +2 प्लस ni, और ये क्या हो जाएगा प्लस ni और प्लस -i, ऐसे ही होगा। क्या ये चीज क्लियर है? अब रियल पार्ट को एक साथ अरेंज करो तो देखो ये वाला 14, ये वाला -2n, ये वाला +2, ये सब रियल पार्ट है ना, इनको एक ब्रैकेट में लिखो तो 14 + 2 कितना हो गया 16 -2n, और इमेजिनरी पार्ट को आपस में एक साथ लिखो तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा ni - 10i, ni - 10i या n - 10 इंटू आई, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्या ये समझ में आया? और जो लेफ्ट साइड है इसमें मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं जिससे दोनों आंसर निकल जाएंगे। देखो क्या चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पर। अभी हमने nth टर्म को क्या लिया है, x प्लस 0i लिया था ना, एक काम करते हैं उसको x प्लस आई वाई ले लेते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी इमेजिनरी नंबर ले लेते हैं ऐसा, x प्लस आई वाई। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? x प्लस आई वाई लिया मैंने nth टर्म। नहीं इजी हो जाएगा, दोनों का आंसर एक साथ निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा दोनों का आंसर। इसमें दो पार्ट थे, पहले पार्ट में बोल रहा था कौन सी टर्म रियल होगी, प्योरली रियल। तो प्योरली रियल कब होगा? जब y की वैल्यू क्या होगी 0। और प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी 0। समझ में आई ये चीज? तो अभी यहां पर हम इन दोनों पार्ट को कंपेयर करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों को। जब आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, रियल पार्ट क्या मिल जाएगा 16 - 2n। समझ में आया? और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू n - 10। समझ में आया? तो प्योरली रियल के लिए, प्योरली रियल के लिए y इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि n - 10 इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। क्या ये चीज क्लियर है? ओके हाँ, वो ऑब्जर्वेशन से आप निकाल सकते हो, लेकिन ये आसान क्वेश्चन था, अगर इसमें कॉम्प्लेक्स रहता तो फिर आपको ये अप्लाई करना होगा। ठीक है, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी के लिए x इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि 16 - 2n इज इक्वल टू 0 होगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। क्या ये समझ में आ गया सबको? ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस है। ओके ठीक है, हाँ एंड करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके